नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर। आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा, जो सालों से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट और फॉर्म जारी कर दिया है, जिस पर टैक्स पेयर्स से 22 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। आज हम आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि नए इनकम टैक्स की बारीकियां क्या क्या है, क्या बड़े बदलाव हुए हैं, कितनी कम होगी अब आपकी जो टैक्स की टेंशन थी अब तक की वो। ये तमाम बातें आज हमारे इस शो में होंगी। इस शो में हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और साथ ही भंवर बुराना भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पे। और सबसे पहला सवाल सुनील जी आपसे मेरा होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि न्यू इनकम टैक्स आने के बाद इतनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी सारी फॉर्म, पूरा का पूरा ये टैक्सेशन का प्रोसेस, कि मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे आने वाले वित्त वर्ष में सुनील गर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये इतना सिंप्लीफाई होने जा रहा है सर? देखिए स्मिता, हम भी चाहते हैं, भगवान करे कि ऐसा ही हो कि आम आदमी को टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत ना पड़े, वो खाली मनी गुरु का शो देखे और अपनी रिटर्न खुद फाइल कर ले। लेकिन लेकिन होता क्या है कि सरकार जब नियम बनाती है तो बहुत बड़े वर्क को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और फिर उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। आज भी होता ही है कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, वेतनभोगी कर्मचारी है, वो खुद अपनी रिटर्न ही फाइल करते हैं। बहुत कम लोग ही टैक्स एक्सपर्ट की सलाह मानते हैं या जाते हैं उनके पास में। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी रिटर्न खुद ही भर रहे हैं तो आज इतना मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पर है या गूगल पर है, या जो शो जैसे मनी गुरु है, अच्छा शो है, आप देख के अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। नो डाउट ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है, तो पुराना एक्ट 65 ईयर्स का हो गया था, तो उसमें अब चेंज कर दिया सरकार ने, नया एक्ट लिया है। और अच्छी बात क्या है कि बड़ी सिंप्लीफाई लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज उसको लेके आए हैं कि आम आदमी उसको पढ़ सकता है। बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं है, जो पुराने नियम थे लगभग वही नियम है, आसान भाषा में है। हाँ, एक परिवर्तन जो किया है सरकार ने, एक जो इस साल आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई, और उसमें 31 अगस्त की एक नई डेट और डाल दी है। ऐसे व्यापार, ऐसे लोग जिनकी बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी से इनकम है, और जिनकी ऑडिट नहीं होना है, तो उनको लिए अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक की डेट उनको मिल जाएगी। और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी जो एफ में काम करते हैं, आपको पता होगा, एफ में काम करने वाले की जो इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम माना जाता है, पीजीबीपी से इनकम माना जाता है, और उनके लिए भी 31 अगस्त की डेट होगी। हाँ, एक बड़ा सुखद बदलाव अब आया है, जो कल सरकार ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल दिए हैं, उसमें लगता है कि अभी तक सरकार का प्रयास था कि केवल नए रिजीम की तरफ लोग जाएं, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुराने रिजीम के लिए भी सरकार ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं उसमें। जो एजुकेशन अलाउंस की लिमिट बढ़ा दी है, जो कभी 100 रुपये हुआ करती थी उसको बढ़ा के सब 3,000 रुपये कर दिया है। 300 रुपये हॉस्टल एक्सपेंडिचर हुआ करते पर मंथ पर स्टूडेंट, उसको उठा के सीधा 9,000 कर दिया है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो कि नए एक्ट में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब आपके पास आती हूँ मैं भंवर, मुझे एक बात बताइए। अब क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया और सबसे पहले टैक्स पेयर्स वहीं देखते हैं कि वहां पर क्या किया गया, लेकिन बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई की गई हैं, तो फर्क सबसे ज्यादा कहां पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? या स्मिता, अगर नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करें तो जैसा सुनील जी ने बताया कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट 65 ईयर्स पुराना हो चुका था। उसमें क्या था, अगर आप सेक्शन नंबर देखोगे तो वहां पे 800 प्लस के करीब सेक्शन हुआ करती थी, और उसको कम करके अभी नए इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने 536 सेक्शन है, उतनी ही सेक्शन रखी है। पहले इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हुआ करती थी, बहुत सारे प्रोवाइजोस हुआ करते थे, और वो जितनी एक्सप्लेनेशन थी वो एक्सप्लेनेशंस को हटा दिया गया है और बड़ा सिंपल सा इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो चेंज आया है, दैट इज द प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। पहले हम जब किसी को बोलते थे कि कोई बोलता था मेरे को रिटर्न फाइल करना है, तो हम हमेशा पूछते थे कौन से असेसमेंट ईयर का करना है। तो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और उस कॉन्सेप्ट को नए इनकम टैक्स एक्ट में हटा दिया गया है, और अब हम सिर्फ टैक्स ईयर बोलने वाले हैं। तो ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। इसका मतलब टैक्स ईयर 26-27। तो अब जब भी हम बात करेंगे वो टैक्स ईयर की ही बात करेंगे।
उसके साथ साथ में जैसा आपने बताया कि टैक्स रेट्स में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन कल जैसा अभी सुनील जी भी बता रहे थे, कल जो रूल्स निकले हैं वो रूल्स के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट है वो दिए गए हैं, और खासकर जो सैलरी एम्प्लॉय है वो इससे खुश रहेंगे। और आगे जाके जब अपन बात करेंगे एचआरए से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, कार का परक्यूजेट चेंज किया है, उसके बाद हॉस्टल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस का परक्यूजेट चेंज किया है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल उन्होंने चीजें लेके आए हैं। और ये पढ़ के लगता है सुनील जी कि सच में इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। मतलब इतने समय से चलते आ रहे जो नियम थे उनको बदलने की तो जरूरत थी ही, साथ ही आप देखिए फॉर्म 16 अब आधे पेज का रह जाएगा, मतलब 2 या 3 शायद उसमें फॉर्म्स आया करते थे, उसकी जरूरत ही नहीं बची। ये जो इतना सिंप्लीफाई पेपर पे किया गया, ये सिर्फ कागजी रहेगा सुनील सर, या हमें समझ में आएगा जब हम भरेंगे तब कि हाँ ये सिंपल सच में हो गया है? नहीं सिमता, इसमें मानने वाली बात है कि वित्त मंत्रालय ने और आयकर विभाग ने बहुत मेहनत की है और बहुत तन्मयता से इस एक्ट को लिखा गया है और वास्तव में लैंग्वेज को बहुत सिंपल किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अननेसेसरी चीजें थी ना उसको हटा दिया गया है। सरकार दूसरा काम क्या कर रही है जो अच्छा काम है, अब एआई टूल के माध्यम से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैलकुलेटर दे दिया है, आपको फाइलिंग टिप्स दे दी हैं, आपको नए सेक्शन पुराने सेक्शन कंपेयर करने का वो दे दिया है कि आपको कैसे वो टूल दे दिया है। आपको ये भी बता दिया है कि आप, क्योंकि अभी आपके पास पता होगा जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं उनके पास में ऑप्शन होती है कि आप हर साल चेंज कर सकते हैं। आप नए रिजीम में रहना चाहे तो नए में जाइए, पुराने में रहना चाहे तो पुराने में रह सकते हैं। तो आपको कैलकुलेटर दे दिया है कि आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको नए रिजीम में टैक्स कम बन रहा है या पुराने रिजीम में टैक्स कम बन रहा है, और अगर आपको पुराने रिजीम में रहने में फायदा है तो आप रह सकते हैं। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अब जो कल ड्राफ्ट रूल आए हैं जिसपे 22 फरवरी तक सरकार ने मांगा है, उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ लोगों को नए पुराने रिजीम में रहने में ही फायदा होगा, क्योंकि एजुकेशन अलाउंस जैसे मैंने बताया था कि 3,000 रुपये कर दिया है, मतलब जो 100 रुपये पर मंथ था 3,000 मतलब 72,000 रुपये 2 बच्चों के लिए कर दिया है। और हॉस्टल एक्सपेंडिचर तो सबसे बड़ी बात है, 2,16,000 2 बच्चों के लिए आप 9,000 पर मंथ वो कर दिया है। एक डिसेबल्ड के लिए बड़ा अच्छा काम किया है नए रूल्स में। आपको पता होगा जो डिसेबल्ड है उनको 3,200 रुपये मिलता है अभी पर मंथ कन्वेंस अलाउंस, उसको सीधा बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया है और 8,000 रुपये कर दिया नॉन मेट्रो के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं नई रिजीम में और पुराने रिजीम में हमें बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पुराना रिजीम बिल्कुल ही खराब है। और आपको ध्यान होगा बजट से पहले जब हम इस शो को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने तब भी कहा था कि पुराने रिजीम में कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं डिसेबल्ड के लिए, जैसे एटीयू की मैंने बात की थी, एटी डीडीबी की बात की थी उस टाइम में भी, या जिन लोगों के पास में एजुकेशन लोन चल रहा है उसकी बात की थी। तो सरकार ने एक कदम ये उठाया कि बैलेंसिंग एक्ट किया है ड्राफ्ट रूल देने के बाद में कि ठीक है आप नए, अगर आप पुराने रिजीम में हैं, आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, आप डिसेबल्ड है, गंभीर बीमारी से त्रस्त है, और साथ में एचआरए को भी आसान किया गया है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि वेलकम स्टेप है और हम इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे वित्त मंत्री जी का भी और आयकर विभाग का भी। बिल्कुल। और रिवाइज रिटर्न की जो सीमा बढ़ाई गई है भंवर, आप इसको कितना रिलैक्स वाला पार्ट मानते हैं, कितना इससे राहत मिलेगी लोगों को? यस स्मिता, पहले रिवाइज रिटर्न का जो डेट हुआ करता था वो 31 ऑफ दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर हुआ करता था। मीन्स आप जब रिटर्न फाइल कर देते थे जुलाई में, तो जुलाई में रिटर्न में अगर आपने कोई फाइल किया और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आप लेना रह गया हो, तो उसको आप रिवाइज कर सकते थे। लेकिन रिवाइज रिटर्न करने के लिए आपके पास में जो टाइम है वो बहुत ही कम था। जिनका ड्यू डेट 31 जुलाई हुआ करता था उनके लिए 5 मंथ का टाइम मिलता था, टिल 31 दिसंबर वो रिवाइज कर सकते थे। लेकिन अभी वो टाइम को 3 मंथ से बढ़ा दिया गया है, और अभी आपका जो टाइम रहेगा वो आपका 31 ऑफ द मार्च तक रहेगा। 3 मंथ का एक्स्ट्रा आपको पीरियड मिलेगा रिवाइज रिटर्न करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आपसे कुछ फीस के रूप में लेगी, और वो फीस कितना रहेगा, 1,000 रुपीज रहेगा अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 का आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आई है, जैसा कि सुनील जी ने भी बताया कि यहाँ पे 31 अगस्त एक न्यू डेट आई है। तो अभी रिटर्न फाइलिंग में ड्यू डेट में कैसा है कि जिनका ऑडिट होता है, जो कंपनीज है या कोई भी ऐसा पार्टनर है और फर्म का ऑडिट होता है, तो उनके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर है अगले साल की। उसके बाद में बाकी लोगों के लिए 31 जुलाई है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज लाई है कि अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, मीन्स बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, या किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर है, तो आपके लिए ड्यू डेट है वो 31 अगस्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन सैलरी वालों के लिए अभी भी जो आपकी ड्यू डेट रहेगी वो 31 जुलाई ही रहने वाली है।
ओके, चलिए, तो ये तो ड्राफ्ट आए हैं जिस पर फिलहाल अभी राय मांगी जा रही है। इस पूरे ड्राफ्ट रूल पर 22 फरवरी तक राय मांगी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। सुनील सर, मुझे एक बात बताइए, आपके जैसे ही लोग होते हैं ऑब्वियसली जो इस पर सबसे सही और तर्क संगत राय भेजते हैं सरकार को। मुझे एक बात बताइए, अभी हमारे शो के दौरान आप दर्शकों को दरअसल ये अवेयर करने के लिए बता सकते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको लगता है कि अभी भी इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, जो राय के तौर पर आप देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि नए रिजीम और पुराने रिजीम को हम ना उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ना उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी भी जैसे एचआरओ के लेके नई रूल्स में कहा है कि पहले 4 सिटीज हुआ करते थे, अब उसमें से अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु को भी जोड़ दिया गया है। मैं कहता हूँ वेलकम स्टेप है इसमें भी। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे सरकार को सोचना चाहिए। जैसे हाउसिंग लोन के बारे में सरकार को दोबारा सोचना चाहिए, और सेविंग्स के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अगर आप पुराने रिजीम में कुछ बेनिफिट्स और दे रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ 2 चीजें बड़ी जरूरी है सिमता। एक तो सब आदमियों के पास अपना मकान एक सपना होता है, और उसके लिए अगर आपको कोई छूट दे रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। दूसरा सेविंग्स, आपने देखा होगा कि 2 साल में सेविंग्स रेट बहुत कम हुए हैं सरकार के। तो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, चाहे वो फोर्स सेविंग हुआ करती थी, उसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ, मैं चाहता हूं कि उसमें एडिशंस हो। और एक मेडिक्लेम, ये 3 चीजों की छूट जो है, चाहे आप किसी भी रूप में उनको लेके आए, तो उसको नए और पुराने रिजीम में आपको लेके आनी चाहिए। ये मेरा सुझाव सरकार को है। आपकी तरफ से भंवर, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को इस पूरे ड्राफ्ट को? सबसे पहले तो जैसा सुनील जी ने बताया कि एचआरए को लेके जब मैंने 4 सिटीज का नाम देखा कि यहाँ पे अहमदाबाद है, हैदराबाद है, पुणे है एंड बैंगलोर है, उन 4 सिटीज में वहां पे भी 50% ऑफ द सैलरी तक का आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बिकॉज आप देखोगे ये 4 सिटीज में भी रेंट जो है वो काफी बढ़ गया है। पहले यहाँ पे 4 सिटीज में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई मेट्रो सिटीज ही हुआ करती थी। लेकिन कल मेरी बहुत सारे मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, और मेरे बहुत सारे सीए के फ्रेंड है जो कि दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि एनसीआर वालों को ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा 50% वाला। तो एज ऑफ नाउ तो एनसीआर वालों जो है, जो नोएडा, गाजियाबाद या फिर फरीदाबाद, गुड़गांव में रहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ओनली वहां पे दिल्ली लिखा हुआ है। तो मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, बिकॉज आज की डेट में अगर अपन बात करेंगे अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे एंड बैंगलोर के साथ साथ में जो नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, वो भी यहाँ पे उसमें इंक्लूड हो जाने चाहिए। सो दैट इज द मेरा पहला सजेशन ये रहेगा उनके लिए। और दूसरा सजेशन यही रहेगा कि बहुत सारे सैलरी वाले जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, बाकी सब जो जगह पे भी जहां पे एग्जेम्पशन डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अभी इस बार तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वही 75,000 एंड 50,000 का है, बट आने वाले बजट में ये आशा करते हैं कि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो। ओके, और एक और चीज़ आपसे जानना है सुनील सर, मुझे एक बात बताइए, ये नज क्या है? और बड़ी चिंता हो गई थी लोगों को, पीछे हमने देखा था कि लगातार उनके पास नोटिसेस आ रहे थे और उनको ये कहा जा रहा था कि आपने बहुत गलत तरीके से क्लेम किया है, इसको फिर से रिवाइज कीजिए। ये है क्या सर, ये नज कैंपेन? तो चिंता करनी भी चाहिए सिंटा, और ये चिंता की बात भी है। देखिए, आपको पता होगा जब नया रिजीम आया था तो सरकार की जो शिकायत थी और सरकार के पास जो रिपोर्ट जा रही थी, उसमें यह कहा गया था कि सैलरीड एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं रिटर्न फाइल करने में। वैसे तो बड़े ईमानदार है, क्योंकि उनके पास में कोई टैक्स करने का टूल नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे थे, और उसमें कुछ प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व थे जो एटीजी यानी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम फर्जी ट्रस्ट को डोनेशन देके क्लेम किया करते थे। एटीजीजीसी फर्जी पॉलिटिकल पार्टी, और आपको पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन 100% डिडक्शन मिलती है। 150 शहरों में छापे मारे इनकम टैक्स विभाग ने, और इस पूरे रैकेट को अनर्थ किया, और पता चला कि बहुत सारी छूट गलत क्लेम की जा रही है। 10 क्लॉज 14 में जो अलाउंसेस मिलते हैं उसको गलत क्लेम किया जा रहा है, एचआरए को गलत क्लेम किया जा रहा है। और यही कारण था कि सरकार नई रिजीम लेके आई थी। लेकिन जब ये रैकेट फूटा 3, 4, 5 महीने पहले रिजीम आने के बाद भी, तो पता चला कि एटीजी और एटीजीसी को लेके बहुत सारे गड़बड़ है, बहुत सारे लोगों ने गलत डिडक्शन क्लेम किया। उसमें सैलरीड एम्प्लॉइज भी हैं और नॉन सैलरीड लोग भी हैं। तो सरकार ने नज कैंपेन चलाया, नॉन इवेजिव, यानी आपको नोटिस नहीं दे रहे हैं, फॉर्मल नोटिस 148 का, 143 का नहीं दे रहे हैं, केवल आपको एक इंटीमेशन दे रहे हैं कि वी हैव द इंफॉर्मेशन, आपने गलत काम किया है और आप अपने को अपडेटेड रिटर्न फाइल करके बचा सकते हैं। वरना जब सरकार पकड़ेगी तो फिर आपको जुर्माना, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन 3 होगा। और चिंता, जो इस बार रिवाइज रिटर्न को जो चेंज किया गया है ना, आपको आश्चर्य होगा, ये बैकडेट से किया गया है। यानी
तो 31 दिसंबर 2025 तक आप रिटर्न फाइल कर चुके थे। अभी आपको टाइम फिर मिल गया है मार्च में, मार्च 26 में आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और उसके पीछे मंशा क्या है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की, कि जिन लोगों के पास में ऐसे नोटिस आए हुए हैं और जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 24-25 में ऐसी गलत डिडक्शंस क्लेम कर रखी है, चाहे वो ईटीजी की है, चाहे ईटीजीजीसी की है, या अलाउंसेस की है 10 क्लॉज 14 में, उनको सरकार ने चेतावनी दी है कि आप ठीक हो जाइए, आप रिवाइज कर दीजिए, आप टैक्स जमा करवा दीजिए और आप इन सब से मुक्ति पा सकते हैं। वरना अगर हम पकड़ेंगे तो आपसे ब्याज भी लेंगे, आपसे जुर्माना भी लेंगे और आप पे प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करेंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस से एक तो बचना चाहिए, किसी को भी बचना चाहिए, और जिन्होंने गलती कर दी है जाने अनजाने में, उनको अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, सिंप्लीफाई तो किया है सरकार ने, लेकिन सरकार इसके साथ ये भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं वो भी सिस्टम में आए, और इसलिए भी ये ज़रूरी है कि जो इस तरीके के इधर उधर करके लोग अपना टैक्स बचाते थे वो ना बचाए, और पारदर्शिता के साथ अपना टैक्स अगर बनता है तो उसको भरे ज़रूर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि ITR 1, 2 और 3 में क्या बदला है। सैलरीड और प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए आखिरकार कैसे बदल गया अब टैक्स का पूरा सिस्टम, जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यू आईटी एक्ट के फाइन प्रिंट्स क्या है, आसान भाषा में हम ये समझाने की आपको कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ दो खास मेहमान सुनील गर्ग और भवन बुरारा लगातार बने हुए हैं। अब भवन के पास चलते हैं। भवन, मुझे एक बात बताइए, जो ITR 1 है, क्या अब ये मान के चले हम कि सीधे से साधे मामले या छोटे टैक्स पेयर्स को इससे फायदा होगा, उन्हें इनको भरना होगा? ये एक तो बहुत अच्छी बात इसकी है, लेकिन क्या इससे इसका दायरा भी सीमित कर दिया गया ITR 1 का? ITR 1 की अगर अपन बात करें तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट इसमें अभी बहुत सारी चीजें जो है वो प्री फिल्ड आएगी। और ये पहले से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का पहले से ये कहना था कि आपके जितने भी डिडक्शन है, जितने भी एग्जामिशन है, जैसा कि हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने फेक डिडक्शन ले लिए। फेक डिडक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन है, उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो वहां पे 80C का डिडक्शन, 80D के डिडक्शन वगैरह है, वो सब डिडक्शन लिए थे। और उसकी वजह से क्या हुआ था ना, बहुत सारे नोटिस वगैरह भी लोगों को आए थे। तो अभी अगर ITR 1 की बात करें तो ITR 1 को नो डाउट उन्होंने इजी बनाने की कोशिश की है, सिंपली बनाने की कोशिश की है। और जैसा जब इनकम टैक्स एक्ट नया लाया गया तो उसके पीछे का मेन जो उनका मोटिव था वो यही था कि हर चीज बड़ी सिंपल हो, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस बार है वो प्री फाइल्ड है, वो मिलने वाली है। ओके। और सुनील जी, एक बात आप देखेंगे, ITR 2 और 3 पे जो डिस्क्लोजर का बोझ है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस बार के इस फाइल में इस फॉर्म में बढ़ा दिया गया है। ऐसा आपको भी लगता है? इसमें और भी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एडिशनली इसमें और जोड़ी गई हैं? सरकार का प्रयास ये है कि AI टूल के माध्यम से चीजों को असेस किया जाए, रिफंड को जल्दी प्रोसेस किया जाए, इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि फेक डिडक्शन लोग क्लेम कर रहे थे, अब सरकार ने क्या कह दिया कि आपको अगर मान लीजिए मेडिक्लेम आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसकी पॉलिसी नंबर देना है, आपको उसको डेट ऑफ पेमेंट देनी है, ऐसी 80C की डिडक्शन में भी देनी है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है उसको इस तरह से किया जा रहा है कि ताकि वो कंप्यूटर से प्रोसेस हो सके, उसको पकड़ा जा सके, उसको मैच किया जा सके। कि मान लीजिए आपने पॉलिसी नंबर गलत डाल दिया और वो LIC का पॉलिसी नंबर है, तो वो तुरंत बता देगा कि आपका पॉलिसी गलत है और आपको डिडक्शन, वो क्लेम जो है वो आपका फेक है, वो आपको रिजेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि एक कंपेन नोट चला है इसी बजट में, मैडम ने कहा है कि जो ब्लैक मनी एक्ट में जिनके पास फॉरेन एसेट्स हैं और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है तो उनकी डिक्लेरेशन करना जरूरी है, मैंडेटरी है, वरना उसमें पेनल्टी लगती है। आपको पता होगा ब्लैक मनी एक्ट में, और पेनल्टी अमाउंट 10 लाख रुपए तक जा सकता था। अब बहुत सारे ऐसे हमारे एम्प्लॉइज हैं जिनको ESOP मिल जाते हैं, फॉरेन सब्सिडरी का या फॉरेन होल्डिंग कंपनी का, या बहुत सारे बच्चे विदेश पढ़ने गए, उनके पास में वहां पे खाता था, वो खाता बंद नहीं किया, उसमें कुछ पैसे रह गए $500-700, तो वो भी ब्लैक मनी एक्ट के दायरे में आ जाते हैं। और आपको पता होगा कि जब आप इंडिया में रेजिडेंट हो जाते हैं, यानी 182 दिन से ज्यादा अगर आप इंडिया में आ गए, रहने लगे हो, तो फिर आपको अपनी फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करना जरूरी है। इस बजट में भी सरकार एक स्कीम लेके आई है और वही सेम चेंजेस आपके ITR 2 में भी, ITR 2 और ITR 3 में भी कर दिए हैं कि जहां आपको अपना डिक्लेरेशन देना है, आपको ESOP मिले, आपको RSU मिले फॉरेन कंपनी के, आप उनको डिक्लेयर कर दीजिए। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार ने रिवाइज रिटर्न भरने का जो टाइम 3 महीने का एडिशनल दिया है, वो प्रोस्पेक्टिव भी दिया, रेट्रोस्पेक्टिव दिया, यानी अभी भी आप भर सकते हैं। तो अगर ऐसे लोग जिनके पास में फॉरेन एसेट्स हैं, PSUs हैं, RSU हैं, या ESOP है, या फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, तो उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए। सरकार ने कहा कि 20 लाख तक हम कोई पेनल्टी नहीं लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ITR
ITR 2 ITR 3 में जितनी डिटेल मांगी है उनकी और डिटेलिंग बढ़ा दी है, ताकि वो कंप्यूटर से मिसमैच पकड़ा जा सके और तुरंत उसको वहीं पे प्रोसेस रोक दिया जाए, या उसका क्लेम को रिजेक्ट कर दे या उसको अप्रूव कर दे। ओके, तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं वो इसमें डाले गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए भंवर, आप कि क्या ये अब मान कर चले कि न्यू इनकम टैक्स का एक्ट ये आ जाने के बाद एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा अपना टैक्स आराम से खुद भर लेना, आप ये मानते हैं? यस, सैलरी एम्प्लॉय के लिए तो इजी होगा ही होगा, उसके साथ साथ में जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं वो इजी होने वाली है। आज की डेट में अगर अपन बात करते हैं तो मोर देन 10 करोड़ आईटीआर है वो फाइल होते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम है और वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, लाइक 4 लाख रुपए से ज्यादा है, तब भी वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। उसमें रिटर्न क्यों फाइल नहीं कर पाते, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उनको कोई भी ऐसे हेल्प करने के लिए जो टैक्स एक्सपर्ट है वो नहीं मिलते हैं। और इसी को लेके मैं इस बार बताऊं, बजट में एक अनाउंसमेंट किया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो इंडिया की सीए इंस्टीट्यूट है, सीएस इंस्टीट्यूट है और जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, उनको बोला है कि आप कोई ऐसे कोर्स डिजाइन करिए जिससे कि जो ग्रेजुएट लोग हैं वो उस कोर्स में पढ़ के और वो लोग लोगों की हेल्प कर पाए, जिससे कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर पाए बहुत ही आसान तरीके से। तो आने वाला टाइम है वो ऑब्वियसली बहुत ही इजी रहने वाला है और सब लोगों को बहुत ज्यादा लाइक इसमें सहूलियत रहेगी जब आप नए इनकम टैक्स एक्ट में अपने रिटर्न है वो फाइल करेंगे और जल्दी ही उसकी प्रोसेसिंग एंड ऑल चालू हो जाएगी। ओके, एंड लास्टली आपसे सुनील सर, मेरा ये सवाल रहेगा, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट से? क्या आपको लगता है कि आपके पास आने वाले लोगों की कतारें कम होंगी या आपको लगता है और बढ़ेंगी, क्योंकि और कुछ ऐसा आ जाएगा जो उनको नहीं समझ में आएगा? सिमटा भारत एक ऐसे पाथ पे बढ़ चुका है जिसे कहते हैं विकसित भारत। अब विकसित भारत है तो फिर लोगों की इनकम भी बढ़नी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी है। होता क्या है कि वक्त के हिसाब से प्रोफेशनल को अपने आप को भी परिवर्तन करना चाहिए। रिटर्न भरने का काम शायद कम हो रहा है या लोग खुद भर रहे हैं, लेकिन एडवाइजरी का काम बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज हर चीज कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ती है। और हमेशा मैं क्या कहता हूँ, विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, अभी हमने जैसे नज कंपेन की बात की है, या पीछे अपडेटेड रिटर्न में बहुत सारे, सरकार का आंकड़ा है कि 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है नज कंप्लेन कैंपेन चला के। होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं वो उसको बड़ा कैजुअल अप्रोच से भरते हैं, उसको वो लायबिलिटी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लास्ट डेट में जागेंगे, कभी एआईएस नहीं देखेंगे, कभी एएस नहीं देखेंगे, अपना अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करते हैं, और जो रिटर्न वो फाइल करते हैं उसमें इतनी सारी गलतियां रह जाती हैं, या तो रिटर्न डिफेक्टिव पड़ी होती है, या कभी 143(1) का नोटिस आया हुआ होता है, कभी डिमांड निकली होती है। हाँ, जिसने रिफंड क्लेम किया और रिफंड ना आए तब तो उसको चिंता होती है, वरना वो कभी देखता भी नहीं है कि मैंने जो रिटर्न फाइल की थी वो प्रोसेस हुई नहीं हुई, वो डिफेक्टिव तो नहीं है, वो उसमें कोई डिमांड तो नहीं है। तो मेरा मानना हमेशा से ये है कि अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर्म 16 वाली, अपने एआईएस के साथ में मैच कीजिए और आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल काम है। लेकिन अगर आपको ईसॉप मिले हैं, आपने ईसॉप को मैच्योर किया है, आपने कैपिटल गेन में कोई ट्रांजेक्शन की है, आपने एफ&ओ में कोई ट्रांजेक्शन की है, तो फिर मेरा मानना यह है कि आपको किसी प्रोफेशनल के साथ, किसी भी एक्सपर्ट के साथ में जो भी आपके पास में हो, उसे जरूर सलाह करनी चाहिए। उससे आपका ही भला होता है और डिपार्टमेंट का ही भला होता है, क्योंकि आप अगर गलत फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट का काम भी बढ़ जाता है। और फिर आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट के पास में पेनलाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ है उसके पास में। तो कोशिश कीजिए जहां भी कोई चीज नहीं है उसको सोच समझ के विचार करके तब फाइल करें। हाँ, रूटीन की फाइलिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और फॉलोइंग क्वेश्चन, और बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दीजिएगा सुनील जी, कि क्या अब जल्दी से लोगों के रिफंड भी मिलने लगेंगे इस प्रोसेस के बाद? नहीं, सरकार ने रिफंड के मोर्चे में बड़ा शानदार काम किया, और रिफंड हमने देखा कि 24 से 48 घंटे में भी हमने आते देखा है। हाँ, पिछली 2-3 महीने से रिफंड कुछ कम दे रही है सरकार, और शायद उसका कारण है कि जो टैक्सी कलेक्शन एक्सपेक्टेड थी इस साल में, जो ग्रोथ थी 11-12% की, उतनी ग्रोथ नहीं आई है। तो शायद डिपार्टमेंट चाह रहा है कि हम उसको थोड़ा सा डिले कर दें, अप्रैल में रिफंड दे दें, वरना प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। हाँ, लोग गलतियां करते हैं, मिसमैच करते हैं, उसके कारण से उनके रिफंड अटक जाते हैं, वैलिडेट नहीं करते हैं कभी अपने अकाउंट को, कभी एआईएस से मैच नहीं करते हैं, इनकम को मैच नहीं करते हैं, वहां पे इनकम एआईएस में क्या है, यहाँ पे क्या है, वहां पे अटकते हैं, वरना बहुत फास्ट है प्रोसेस।
बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हम ये मान के चले कि आसान भाषा के साथ लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा अब आगे टैक्स पे करना और भरना, टैक्सेशन अपना फाइल करना। और इसमें आप जैसे लोग जो एडवाइजरी का काम बखूबी करते हैं, सुनील जी और भंवर जी, आप लोग करते रहेंगे। और हमारा जैसा शो मनी गुरु, हम भी आप लोगों जैसे एक्सपर्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों को समय समय पर ये बताते रहेंगे कि उनके लिए क्या ज़रूरी है टैक्स भरते हुए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। भंवर आपका भी, और सुनील जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।